कक्षा नवम गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.1 से सवाल हल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न है बी ए धन 3 बी ए में 3 अर्थात 33 को जोड़ेंगे तो योगफल मिलेगा 1, 2 और बी। यहाँ पर अक्षर संख्या ए और बी का क्या मान है इसे हमको ज्ञात करना है। तो हल, चूंकि a में 3 को जोड़ने पर b प्राप्त होता है तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि a धन 3 बराबर क्या हो गया b। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं तथा दहाई के अंकों को तुलना कीजिए तो b में 3 को जोड़ने पर 2 मिलना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा b धन 3 बराबर क्या हो गया 2। ध्यान दीजिए b में ऐसा कौन सा b का मान ऐसा कौन सा रखें कि उसमें 3 जोड़ने पर 2 प्राप्त हो। तो इस स्थिति में ये संभव प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, तो जो संभव नहीं है अर्थात b का ऐसा कोई संभव मान नहीं है जिसमें 3 को जोड़ने पर 2 प्राप्त हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको सैकड़े का अंक भी हमारे सामने है 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः b धन 3 बराबर 12 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको आगे हल कर देते हैं। b बराबर 12 है, 3 को पक्षांतर कर दिए ऐसे पक्षांतरण से तो ये b का मान निकल गया हमारे सामने 9। इस प्रकार से b का मान 9 है। ठीक है, इस b का मान 9 को हमको समीकरण 1 में रखना होगा। आइए रख दीजिए b बराबर 9 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक बार समीकरण को मैं पुनः लिख दे रहा हूँ ऐसे। अब मैं यहाँ पर मान रखूँगा तो a धन 3 b का मान कितना प्राप्त हुआ हमको 9, यहाँ 9 रखेंगे। हल कीजिए तो a बराबर 9, 3 को पक्षांतर कीजिए ऐसे तो ये हो जाएगा पक्षांतरण से। ठीक है, तो a का मान प्राप्त होता है हमको 6। इस प्रकार से a का मान 6 प्राप्त हुआ। ठीक, तो अब उत्तर में हमको क्या लिखना होगा, तो इसलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न को लिख देते हैं। इसमें इस प्रकार से जोड़ेंगे तो यह जाएगा b 2 1 बराबर a के स्थान पे हमको 6 लिखना है और b के स्थान पर क्या लिखना है 9 ऐसे। उसमें 33 जोड़िए, देखिए 6 और 3 9। देखिए यहाँ भी b का मान हमको 9 प्राप्त हुआ है, यहाँ पर b है तो 6 और 3 9 और 9 और 3 12 ऐसे। तो इस प्रकार से a का मान 6 और b का मान 9 प्राप्त होता है। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में इसमें है 3xy में y2 को जोड़ना है तो योगफल मिलेगा 8 1 0 1। यहाँ पर देखिए हो तो x का क्या मान होगा y का क्या मान होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हल। सर्वप्रथम हम इकाई और इकाई की तुलना करते हैं। तो पहली संख्या 3xy की इकाई में y है और दूसरी संख्या y2 की इकाई में 2 है। तो इकाई में इकाई को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए चूंकि y धन 2 बराबर क्या मिलेगा हमको 8। इस प्रकार से तो इसको यहाँ पर ये भी एक समीकरण है, सरल समीकरण। तो इसमें हमको केवल एक ही अक्षर संख्या y प्राप्त हुआ जिसका मान हमको ज्ञात करना है। तो हम इसको इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं, 2 को पक्षांतरित कर दीजिए ऐसा
पक्षांतर करने पर या पक्षांतरण से, और y बराबर हमें मिल गया 6। तो यहाँ पर y का मान हमको प्राप्त हो चुका है। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब हमको यहाँ पर देखिए दहाई और दहाई का तुलना करनी है, ध्यान दीजिए। अब x धन y बराबर 1, दहाई और दहाई को जोड़ेंगे तो यहाँ पर योगफल में दहाई का स्थान क्या है, 1 है यहाँ पर, तो 1 प्राप्त यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि यहाँ पर y का मान 6 प्राप्त हो चुका है, ठीक है, तो x का मान क्या रखें कि उसमें 6 को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त हो। तो ऐसी कोई धनात्मक पूर्ण संख्या तो है ही नहीं, धन पूर्ण संख्या कि दो संख्याओं को जोड़े तो 1 प्राप्त हो। तो यहाँ पर लिख देंगे हम जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, अर्थात ऐसी दो संख्या x और y में नहीं लिख सकते, x के स्थान पे और y के स्थान पे, कि दोनों को जोड़े तो 1 आए। तब वह क्या होना चाहिए, तो x धन y बराबर 1 को हम 11 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी आप लोग ध्यान दीजिए, जब योग की क्रिया करते हैं तो इकाई इकाई को जोड़ने पर 2 अंकों वाली संख्या अगर आती है तो एक इकाई के अंक को यहाँ लिख करके हासिल को आगे कैरी कर देते हैं। तो इसको उसी प्रकार का समझना है। तो यहाँ पर x धन y बराबर 11 होना चाहिए या होगा। अब यहाँ पर y का मान चूंकि हमको 6 प्राप्त हो चुका है तो x धन y का मान लिख देंगे 6 बराबर 11, यहाँ लिख देंगे चूंकि y बराबर 6। ऐसे का अभिप्राय है x बराबर 11 और 6 को पक्षांतर कर देंगे। तो इस प्रकार से है पक्षांतरण से। तो x बराबर 11 में 6 गया 5, इस प्रकार से। तो x का मान क्या आ गया 5। तो अब हम उत्तर लिख सकते हैं। इसलिए 3xy में y2 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1018। तो देखिए 3x के मान में क्या रखेंगे 5 और y के मान में क्या रखेंगे 6। तो ये 2 6 6 जोड़िए, 6 और 2 8, ठीक है, 6 5 11 की 1 हासिल 1, तो 6 और 3 9 और हासिल 1 11। तो इस प्रकार 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं। 6 5 11 की 1 हासिल 1 है, और यहाँ पर 6 7 7 3 10, 10 की 0 होगा और हासिल 1 तो ये। तो इस प्रकार से 1018 जो कि प्रश्न में भी दिया हुआ है, ये आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 5 के लिए एक अन्य विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दी गई संख्याओं को उनके स्थानीय मान के अनुसार लिखते हैं, अर्थात विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, विस्तारित रूप में लिखने पर ध्यान लिख देंगे संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने पर, विस्तारित रूप, इसको स्थानीय मान रूप भी बोल सकते हैं और ये व्यापक रूप भी इसी को ही कहा जाता है, रूप में लिखने पर आइए विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो इसके लिए क्या है, देखिए इसको हम इस प्रकार लिख लीजिए पहले, और धन 6 और धन y और ये जोड़ने पर आ जाएगा 461 ऐसे। तो ध्यान दीजिए, ये 2 अंकों वाली संख्या होगी, तो इकाई में x है तो इसको लिखेंगे x धन, ये दहाई का x है तो ये इकाई से 10 गुना होता है तो इसको लिखेंगे 10x। ठीक है, ऐसे 6। यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ सैकड़ा में y है तो ये दहाई का 10 गुना होगा तो इसको लिख देंगे
10y 100y, और ये दहाई का y है तो इकाई से ये 10 गुना होगा तो इसको लिखेंगे 10y, और इकाई है तो इसका गुणा 1 से होगा तो y, और ये बराबर हो गया, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, बराबर हो जाएगा 461। ब्रैकेट हटा देंगे तो यहाँ पर 10 धन 10x धन x, ठीक है, और धन 6 धन, इसको ब्रैकेट को हटाइए तो 100y धन 10y धन 1y बराबर 461। तो आगे इसमें हल होगा तो समान पद को जोड़ देंगे, 10x और 1x जोड़ेंगे तो 11x धन 6, 100 और 10 110 और 1 11, 111y बराबर 461। आगे इसको लिख देंगे, ध्यान दीजिए 6 को पक्षांतरित कर देंगे तो 11x धन 111y बराबर 461 ऋण 6 पक्षांतरित होकर इधर आ जाएगा तो यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण से, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 11x धन 111y बराबर 461 में 6, इसमें 6 को घटाइए तो यह आ जाएगा 455 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब वापस प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए जब भी दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो इकाई में इकाई को जोड़ते हैं, दहाई में दहाई को। तो यहाँ पर देखिए इकाई में इकाई को जोड़ने पर x में 6 को जोड़े, 6 में y को जोड़े तो कितना मिल रहा है 1। तो यहाँ लिख दीजिए अब x धन 6 धन y बराबर 1। आप सोचिए क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है, 3 संख्या जिनको जोड़ने पर केवल 1 प्राप्त हो? तो ऐसा धन पूर्ण संख्या तो है नहीं हमारे सामने, धन पूर्णांक। तो इसका मतलब है कि x में 6 को और 6 में y को, यानी तीनों को जोड़ने पर 1 नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसका अर्थ हुआ x धन 6 धन y बराबर 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको 11 कर लेंगे, ठीक है। वापस 6 को पक्षांतरित कीजिए तो x धन y बराबर 11 ऋण 6, यहाँ लिख देंगे पक्षांतर करने पर ऐसे। तो x धन y बराबर 11 में 6 गया 5, ठीक है। इस प्रकार ये आया। ये 2 चर वाला समीकरण हो गया। इसको 1 चर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर y को पक्षांतर कर दीजिए ऐसे। ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान दीजिए अब हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि अर्थात समीकरण 1 में यहाँ पर देखिए x दिया हुआ है तो x के स्थान पे समीकरण 2 से इस मान को रख देंगे 5 ऋण y को। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर मान रखिए। तो x का मान रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण को देखिए ध्यान से, 11x है तो 11 का 11 लिखेंगे और x के स्थान पे यहाँ क्या है 5 ऋण y, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। अधन 111y बराबर 455। आगे बढ़िए, कोष्ठक हल करिए, 11 पंचे 55 ऋण 11 गुणित 1y तो 11y धन 111y बराबर 455। आइए इसको आगे हल करते हैं। 55, ध्यान दीजिए 111y धनात्मक है और 11y ऋणात्मक है तो 111 में 11 को घटा देंगे तो आ जाएगा 100y और बराबर 455। तो यहाँ पर 100y है, 455 है और ये धन 55 है, इधर पक्षांतरित करके ऋण 55 हो जाएगा पक्षांतरण से, ठीक है। तो
100y बराबर हो जाएगा 455 में 55 को घटाइए तो यह जाएगा 400। तो इसलिए y बराबर 400/100, तो y बराबर 4। ठीक है, y बराबर 4 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 क्या है, एक बार देख लीजिए। तो समीकरण 2 है x बराबर 5 ऋण वाई। क्या है? x बराबर 5 ऋण वाई। तो यहाँ समीकरण 2 को लिखिए। ठीक है, क्या है समीकरण 2 यहाँ पर? x बराबर 5 ऋण वाई, 5 ऋण वाई। तो यहाँ पर y का मान 4 है, रखिए। तो 5 ऋण 4 ऐसे। तो x बराबर क्या मिला? 1। इस प्रकार से हमको x का मान 1 और y का मान 4 प्राप्त होता है। अतः x बराबर 1 व y बराबर 4 प्राप्त हुआ। हमको x और y का ही मान निकालना था। तो एक बार हम इस प्रश्न को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए, इसको हम आगे लिख देते हैं। x फिर इकाई में 6 है, इधर भी 6, ये तीनों को जोड़े तो योगफल में हमको क्या मिलता है? 461 बराबर x के स्थान पे लिखिए हम 1, और यहाँ भी 1, 6, y की जगह में लिखेंगे 4, 4, 4, क्योंकि तीनों में y है। इनको जोड़िए, 6, 4, 10 और 1, 11 की 1 हासिल 1, तो 1 और 4, 5 और हासिल 6, तो ये 4। इस प्रकार से सवाल को हमने हल कर लिया। आइए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं प्रश्नावली से। 2pq में pq1 को जोड़ना है तो योगफल मिलता है q18। ध्यान दीजिए, तो ऐसी स्थिति में p का क्या मान होगा और q का क्या मान होगा, क्योंकि दोनों अक्षर संख्याएं हैं। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इकाई और इकाई को जोड़कर देखते हैं। इकाई के अंकों को देखिए, तो q में 1 को जोड़ने पर 8 मिलना है। तो यहाँ पर q धन 1 बराबर 8 ऐसे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q बराबर 8 ऋण 1 पक्षांतर कर देंगे ऐसे, पक्षांतरण से ऐसे। तो ये हो जाएगा q बराबर 8 में 1 गया 7। तो देखिए q का मान हमें प्राप्त होता है 7। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आगे हमको ये देखना है कि दहाई और दहाई के अंकों को देखिए। ठीक है ना, तो दहाई के अंकों को देखिए तो क्या होगा? अब p धन q दहाई को जोड़ेंगे तो कितना है? 1 प्राप्त होता है। दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो दोनों का योग 1 आए, यह संभव नहीं लगता है ना? जो संभव मान नहीं है, जो संभव मान नहीं है, इसका अर्थ हुआ p धन q बराबर 11 होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले q का मान निकाले हैं 7। तो अगर q की जगह 7 लिखते हैं तो 7 में p को जोड़ें, अर्थात p के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखें कि उसमें 7 जोड़ने पर 1 आए। तो ऐसी संख्या तो है नहीं, क्योंकि जोड़ने पर तो 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो 1 से ज़्यादा आएगा, इसलिए इसको हम संभव मान नहीं मानते। तो 1 जो है यहाँ पर 11 होगा। ठीक है ना, तो अब मान रख दीजिए। तो p धन q के स्थान पे क्या रखेंगे? 7 आया है तो 7 रख दीजिए, बराबर 11 यहाँ लिख दीजिए। चूँकि q बराबर 7 प्राप्त है, तो आगे बढ़ते हैं। तो p बराबर 11 धन 7 इधर आके ऋण 7 पक्षांतरण से
तो P बराबर हो जाएगा 7 4 11 4। ठीक है, कितना आ गया? 4 आ गया। तो अतः P बराबर 4 व Q बराबर 7 प्राप्त होता है। तो इसलिए आप इसको प्रश्न को इस रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 2PQ, इसमें PQ1 को जोड़ेंगे तो 8 1 Q, और यहाँ पर मान को लिख दीजिए 2, P की जगह में 4, Q की जगह में 7, तो 1 7 और यहाँ पर 4 और जोड़िए 8, 7 और 1 8, 7 4 11 की 1 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, ऐसे। तो इस प्रकार से हल प्राप्त होता है। ठीक, आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। 1Z में Z का अगर गुणा करेंगे तो 7Z गुणनफल प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में Z का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, हम दी गई संख्याओं को पहले व्यापक रूप में अर्थात विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो यहाँ लिखिए, संख्याओं को व्यापक रूप में लिखने पर, व्यापक रूप में लिखने पर, तो 1Z और इसमें गुणा है किसका? Z का, और ये बराबर हो रहा है कितना? 7Z, ऐसे। ठीक है, आइए स्थानीय मान के हिसाब से इसको लिखते हैं। तो ये 1Z है, ठीक है ना। तो 1Z है तो इसका स्थानीय मान के हिसाब से लिखेंगे तो ये इकाई है तो इसको Z गुणित 1 अर्थात Z, और ये 1 गुणित 10, क्योंकि इकाई से ये 10 गुना होगा तो इसलिए 10 गुणित 1, तो ये सीधा 10 हो जाएगा, ऐसे गुणित Z। ठीक है ना, ये इकाई का अंक है तो इकाई का अंक मतलब Z का 1 से गुणा होगा तो Z ही आएगा। और ये 7Z, तो यहाँ पर Z गुणित 1 तो Z हो जाएगा, धन 7, इकाई का 10 गुना है 7, तो 10 सत्ते 70, ऐसे। ठीक है, तो इसे हम एक बार क्या करते हैं, और आगे सरलतम रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसको इस रूप में लिख देते हैं कि Z का मान, ध्यान दीजिए, Z का मान हम क्या रखें, इसको फिलहाल आप समीकरण 1 दे दीजिए। और अब हम पुनः इकाइयों के अंक को देखते हैं। तो इकाई के अंकों को देखिए, Z गुणित Z, Z में Z का गुणा करेंगे तो गुणनफल जो भी प्राप्त होगा उसके इकाई में क्या मिलेगा? Z। यहाँ आपको ध्यान देना है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी से गुणा करें तो गुणनफल में भी वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए ऐसी संख्याएं, अनुमान लगाइए आप, तो ऐसी संख्याएं क्या हो सकती हैं, अर्थात शून्य हो सकती हैं। अगर हम Z के स्थान पर शून्य लिखेंगे तो शून्य गुणित शून्य करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा। या फिर आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं, ऐसे क्या लिख सकते हैं? 5 भी लिख सकते हैं। 5 गुणित 5, 5 पंचे 25 की 5, देखिए आ रहा है ना। या आप 6 लिखेंगे तो 6 गुणित 6, 6 छक्के 36 की 6, तो 6 भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर तो 1 भी लिख सकते हैं आप, 1 गुणित 1 बराबर 1, ऐसे। अर्थात Z का संभव मान क्या हो सकते हैं? 0 1 5 6, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, अब हमको ध्यान देना है यहाँ पर, यदि समीकरण 1 में Z के इन मानों को क्रमशः रखें। अगर हम समीकरण 1 में Z बराबर 0 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, तो 10 धन 0 हो जाएगा। ठीक है,
और गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि इस पूरे का गुणा 0 से होगा तो ये पूरा गुणनफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि दाएं पक्ष के बराबर संभव नहीं है। इसलिए z बराबर 0 संभव नहीं है, z बराबर 0 संभव नहीं है। तो इसी प्रकार अब हम z बराबर 1 करके देखते हैं। मौखिक आप भी देखते रहिए। अगर z के स्थान पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 तो 10 और 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पर z का मान 1 रखेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 11 1 कम 11। लेकिन दाएं पक्ष में देखिए z का मान 1 रखेंगे तो 70 और 1 71, तो बाएं पक्ष में 11 आ रहा है और दाएं पक्ष में कितना 71 आ रहा है। तो क्या दोनों पक्ष बराबर है क्या? नहीं है। तो z बराबर 1 भी संभव नहीं है, z बराबर 1 संभव नहीं है। अब हम आते हैं z का मान 5 रख के देखते हैं। यदि z बराबर 5 समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रखें, तब क्या होगा ये देखते हैं। 10 धन 5, कोष्ठक बंद कर दीजिए, यहाँ भी z की जगह में 5 बराबर 70 धन ये क्या है 5 हो जाएगा। आगे हल करिए, 10 और 5 15 और गुणित 5, 70 और 5 जोड़ेंगे तो 75। तो यहाँ देखिए 15 पंचे 75 बराबर यहाँ 75। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, दोनों पक्ष क्या आ गया बराबर, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया। अर्थात z का मान 5 दिए गए प्रश्न में हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अतः z बराबर 5 होगा ऐसे। इसलिए प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं 1z इंटू z और यहाँ हो जाएगा 7z। तो यहाँ पर 1 और z के स्थान पर लिख देंगे 5 और गुणा यहाँ पर z की जगह 5, तो ये हो जाएगा 5 7 15 पंचे 75। इस प्रकार से ये आंसर प्राप्त होता है, ठीक है। शेष अगली कड़ी में देखते हैं।